हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक के बाद हमारे पास दूसरी टेक्निक है। ये फूड से हट के है, ये टेक्निक फूड की नहीं है। क्लोनिंग, बायोलॉजी की मदद से, बायोलॉजी की नॉलेज की मदद से हम क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग कहते किसको हैं? क्लोनिंग का मतलब है किसी भी चीज की एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज का हम शक्ल पैदा करना, इसे हम क्लोनिंग कहते हैं। किसी भी चीज का हम शक्ल पैदा करना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लोनिंग। प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन बायोलॉजिकली जो क्लोनिंग होगी, इसका मतलब ये होगा हम उसको क्लोन कहेंगे जिसका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। अगर जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं है तो फिर वो क्लोन नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसी भी जेनेटिक मटेरियल की आप कॉपी पैदा कर रहे हो, सेल की कॉपी पैदा कर रहे हो, या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की कॉपी पैदा कर रहे हो, इसे आप क्या कहते हो? क्लोनिंग कहते हो। अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट एंड प्लांट लिखा हुआ है, प्लांट एंड एनिमल्स। ये कुदरती तौर पर प्लांट और एनिमल्स दोनों में होती है। कॉपीज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोन। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर कुदरती तौर पर कॉपी पैदा हुई है या कॉपी पैदा करवाई गई है, उसे आप क्या कहोगे? क्लोन कहोगे। सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल क्लोनिंग आर, कुदरती तौर पर जो क्लोनिंग होती है उसमें आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस आर ट्रिपलेट। तीन बच्चे का जन्म एक माँ से साथ हुआ है तो उन्हें ट्रिपलेट कहेंगे, दो पैदा हुए हैं तो ट्विंस कहेंगे। अब ट्विंस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे होते हैं अनआइडेंटिकल ट्विंस। अनआइडेंटिकल ट्विन यानी जो बच्चे एक जैसे ना हो, वो क्लोनिंग की मिसाल नहीं है। जो आइडेंटिकल ट्विन है वो एक ही जाइगोट से पैदा होते हैं, उनको आप मोनोजाइगोटिक ट्विन भी कहते हो। आइडेंटिकल ट्विन को आप क्या कहते हो? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनो का मतलब है सिंगल, जाइगोट का मतलब है जाइगोट। तो ये एक जाइगोट से बनने वाले जो ट्विंस होंगे वो आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, और आइडेंटिकल ट्विन जो है वो क्लोनिंग की मिसाल है। अनआइडेंटिकल ट्विंस को आप कहते हो फ्रेटर्नल ट्विंस। क्या बाबा? फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस जो हैं वो क्लोनिंग की मिसाल नहीं है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल में हो या प्लांट में हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से भी क्या होता है? बिल्कुल पेरेंट जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, तो ये भी क्लोनिंग है। रीजनरेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोड्यूस्ड अगेन। बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस हो जाए, वो दोबारा पैदा हो, इसको आप रीजनरेशन कहते हो, और रीजनरेशन भी एक क्लोनिंग की मिसाल है। डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स आर कैंसर। ट्यूमर कहते हैं कैंसरस सेल्स के मास को, यानी कैंसरस सेल्स एक जैसे ही सेल दोबारा बार बार पैदा करते जाते हैं, तो इन्हें आप क्या कहते हो? ट्यूमर्स। सो ट्यूमर के सेल भी जो है वो कैंसर की मिसाल हैं, अपनी क्लोनिंग की मिसाल हैं। दूसरी होती है आर्टिफिशियल क्लोनिंग, जो हम बायोलॉजी को पढ़ के अब करवा रहे हैं। इट इज पॉसिबल दैट पीपल माइट बी क्लोन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अदर ह्यूमन। ये चीज मुमकिन है कि एक इंसान की बॉडी में से सेल लेकर कोई दूसरा इंसान बिल्कुल उसी जैसा पैदा करवाया जाए। अगर ऐसा करवाया जाएगा तो हम कहेंगे ये ह्यूमन उस दूसरे ह्यूमन का क्लोन है। लेकिन दुनिया में इस चीज पर पाबंदी है, क्योंकि ऐसा करने से नुकसानात होंगे, क्राइम बढ़ेगा, और ये अखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं है, और मजहबी तौर पर भी ये ठीक नहीं है। बायोलॉजिस्ट हैव क्लोन्ड लोअर मेमल्स। बायोलॉजिस्ट ने छोटे मेमल्स जो हैं वो इस प्रोसेस के जरिए से प्रोड्यूस करवाए हैं। उनकी एक मिसाल डोली है। डोली एक शीप है जो कि पैदा करवाई गई थी कहां पर? स्कॉटलैंड में 1997 में। ये एक क्लोनिंग के जरिए से शीप पैदा करवाई गई थी 1997 में। क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन सेल, ह्यूमन के सेल की क्लोनिंग, जिस तरह लिवर का सेल हो गया, स्किन का सेल हो गया और ब्लड का सेल हो गया, इसको करवाने की जो कोशिशें हैं वो साइंटिस्ट कर रहे हैं, ताकि ऐसे सेल बन जाएं तो जो वो अफराद हैं जिनको लिवर की बीमारी है,
क्लोनिंग के जरिए से उनकी लिवर की बीमारी ठीक कर दी जाए, स्किन की डिजीज है या किसको ब्लड कैंसर है तो उनको नॉर्मल सेल्स देकर हम ठीक करें, तो इस पर काम हो रहा है। साइंटिस्ट आर क्वाइट हेल्पफुल टू डेवलप ह्यूमन ऑर्गन्स इन द लेबोरेटरी। साइंटिस्ट इस उम्मीद में हैं कि हम क्लोनिंग के जरिए से ह्यूमन के जो ऑर्गन है वो पैदा कर जाएंगे। अब ये क्लोनिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है यहाँ पर आप देख सकते हो। क्लोनिंग करने के लिए आपके पास एक चीज का होना जरूरी है। पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको किस चीज जैसी कॉपी बनानी है। जो डोली शीप क्लोन की गई थी उस डोली शीप का यहाँ पर एक मॉडल बना हुआ है कि ये वो शीप थी जिस जैसी शीप बनाई गई थी। तो इसकी कॉपी बनाने के लिए इससे हमने क्या लिया, सेल लिया। डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स टेकन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, दे हैव बीन स्टार्व्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी ऐसे सेल्स लिए गए बॉडी से जो कि सोमेटिक सेल हैं यानी बॉडी के सेल हैं। और दूसरा क्या लिया गया, इन्हीं टाइप के ऑर्गेनिज्म का एग यानी अनफर्टिलाइज्ड एग पर, फर्टिलाइज्ड एग नहीं अनफर्टिलाइज्ड एग। फिर क्या किया गया, अनफर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। अब ये एग है, इस एग में अब न्यूक्लियस नहीं है। फिर क्या किया गया, सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस लेकर इस एग में दाखिल किया गया। तो अब इस एग के पास जो न्यूक्लियस है वो इस शीप का है। अब न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो यानी अब इस एग में जो डीएनए है वो इस शीप का है। जब ये एग डेवलप हुआ तो इसमें से पहले सेल बने यानी एम्ब्रियो बने, और जब ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ तो इसकी बिल्कुल शक्ल शबी अपीयरेंस जो थी वो बिल्कुल इस ऑर्गेनिज्म की थी। तो दिस इज द क्लोन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ये क्लोन क्यों पैदा हुआ, बिकॉज जो जिस जाइगोट में से ये पैदा हुआ उस जाइगोट में जो डीएनए था वो इसका था। तो इसके तरीके से हमने क्या किया कि एक ऑर्गेनिज्म की कॉपी पैदा करवाई। enormous number of use of artificial cloning in the area of agriculture and medicine। क्लोनिंग को मेडिसिन और एग्रीकल्चर की दुनिया में काफ़ी सारे मुख्तलिफ जो फ़वाइद हैं वो इससे हम हासिल कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड नट्स बाय ग्राफ्टिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी उन चीज़ों को आगे बढ़ा के रिप्रोडक्शन करवाना जो कि रिप्रोडक्टिव नहीं है। मेजर गोल ऑफ दिस टेक्निक इज यूज ऑफ ट्रीटिंग डिजीज। इस टेक्निक का एक इस्तेमाल ये भी है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर सकेंगे, यानी वो डिफेक्टिव पार्ट की जगह पर क्लोनिंग के जरिए से नए पार्ट पैदा करवाएंगे। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंस लाइक। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं। पहले डीएनए को क्लोन करवाया, उस डीएनए में से हम प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे हैं, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, इंटरफेरेंस, एंटी थ्रोम्बिन वगैरह। दूसरा इस्तेमाल है हमारे इस बायोलॉजी का, वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत करना और अपने एनवायरनमेंट को महफूज करना। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द मैन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन ह्यूमन की इंसान जात के लिए ही नुकसानकार बनती जा रही है। एसिड रेन, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से एसिड रेन हो रहे हैं, कैंसर हो रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और इन सब की वजह से, इस सब की वजह जो है वो कौन है, हम ह्यूमन है, ह्यूमन पॉपुलेशन। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक। मुख्तलिफ जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, फैक्ट्रीज से निकलने वाली, गाड़ियों से निकलने वाली, हमारी हॉस्पिटल से निकलने वाले या घरों से निकलने वाले, वो टॉक्सिक हैं, जहर हैं। वो क्या करते हैं, हमारी हवा को, ज़मीन को और हमारी जो पानी है उसको ये पॉल्यूट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से थ्रेटनिंग ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ वर्ल्ड, जिसकी वजह से ये एक ख़तरा है ह्यूमन जो पूरी दुनिया में रह रहा है। इम्प्रूव्ड एंड इफेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ पोल्यूशन टू रिड्यूस इट। बायोलॉजी की मदद से हमने ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं जिनसे हमें पहले तो ये पता लगता है कि कौन सी चीज़ नुकसानकार है, उस नुकसानकार चीज़ को कैसे नुकसान करने से बचाना है, ये हमें बायोलॉजी बताती है। Human activities like deforestation and industrialization have disturbed the balance of nature।
हमारी एक्टिविटीज डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को खत्म करना, नई नई फैक्ट्रीज लगाना, इनकी वजह से हमारी जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हुआ है। टॉक्सिन्स आर कार्सिनोजेंस, जो मुख्तलिफ टॉक्सिन्स हमारी फैक्ट्रीज से, गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं वो कार्सिनोजिन से। कार्सिनोजिन का मतलब है वो केमिकल जो कैंसर काज करवाए, उसे आप क्या कहोगे? कार्सिनोजिन कहोगे। हैवी मेटल लाइक लीड काज पॉल्यूशन, लीड वगैरह जैसे जो मेटल्स हैं वो पॉल्यूशन काज करवाते हैं। बायोलॉजिस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस बायो रिमेडिएशंस, बायो रिमेडिएशन का मतलब ये है कि बायोलॉजिकली इन सब चीजों को खत्म करना, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के जरिए से इन टॉक्सिन्स को, इन पोल्यूटेंट्स को खत्म करवाना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट की हिफाजत करना, पार्क्स की हिफाजत करना, और इनकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब है मट्टी का बह जाना। जब मट्टी आपके इलाके से बह जाएगी, फॉरेस्ट से बह जाएगी, तो मट्टी की जरखेजी जो है वो खत्म हो जाएगी, और फिर जो है आपके यहाँ प्लांट पैदा नहीं हो सकेंगे, और जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फिर इससे सैलाब आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? एक कर रहे हैं हम बायोलॉजिकल कंट्रोल, कि ऐसा काम करें कि हमारा जो पेस्ट है वो खत्म हो। उस पेस्ट को खत्म करने के लिए कंट्रोल ऑन लाइफ बाय लाइफ इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या है? लेट सपोज कोई नुकसानकार जानवर है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारी कंसर्न्ड चीजों को नुकसान पहुंचाए, उस ऑर्गेनिज्म को हम पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्ट। लेट सपोज कि एक मोथ है जो कि हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहा है, हम कहेंगे ये जो कीड़ा है ये पेस्ट है। अब इस पेस्ट को मारने के लिए हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, जहर इस्तेमाल करते हैं। उस जहर का नुकसान ये है कि वहां जो भी ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे वो सारे मर जाएंगे, और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी होगा। तो इसकी जगह पर हम एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये है कि हमारे दुश्मन को उसके दुश्मन से मरवाना। चूहा है ना, चूहा, चूहे को हम चूहे मार दवा से भी मार सकते हैं, दवाइयां ले आते हैं उनसे भी मार सकते हैं, लेकिन चूहे को बिल्ली से भी मरवाया जा सकता है। सो चूहे को बिल्ली से मरवाना, दिस इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। इट इज द प्रोसेस by which natural enemies of pathogens and pests are introduced to control on them। ये एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए से आप पैथोजिन यानी बीमारी काज करने वाले या पेस्ट के खिलाफ उनका दुश्मन वहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हो, और जिनसे वो मर जाते हैं। पेस्ट किसको कहते हैं? पेस्ट एनी ऑर्गेनिज्म विच डिस्ट्रॉय और इकोनॉमी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करे उसे हम पेस्ट कहते हैं। मेनली क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, जिसमें अक्सर जो चीज है वो हमारा फसल या फिर लाइव स्टॉक आ जाती है। इट इज एनी एनिमल और प्लांट डेट्रीमेंटल टू ह्यूमन और ह्यूमन कंसर्न्स, कोई भी ऐसा जानवर या प्लांट जो नुकसानकार हो ह्यूमन या उससे जुड़ी चीजों से, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। तो इस पेस्ट को खत्म करने के लिए हमारे पास एक खास किस्म की टेक्निक है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि पेस्ट को खत्म करने के लिए आप वो सारी टेक्निक इस्तेमाल करो जो अवेलेबल है। एक टेक्निक अगर इस्तेमाल करोगे तो उसका नुकसान होगा। हमारे यहाँ अक्सर यूं होता है कि पेस्ट को खत्म करना है तो स्प्रे कर दो बस, और कोई टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं करते। इसके नुकसानात क्या हैं? वहां मौजूद दूसरे ऑर्गेनिज्म भी मर जाएंगे, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, और इस तरीके से हमारी जो बीमारियां हैं वो बढ़ती हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करो जिस टेक्निक से आपका पेस्ट भी कंट्रोल हो और इन्वायरमेंट को भी कम से कम नुकसान हो। सो यूज ऑफ ऑल मेथड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, सारे मेथड्स जब और जहां रिक्वायर्ड हैं उन सबको इस्तेमाल करना। इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, और पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना, बताना उनको कि भाई इस तरीके से आप जो है वो अपनी चीजों को इन पेस्ट को खत्म कर सकते हो। इसे आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हो। उसमें एक पहली टेक्निक है इंटर प्लांटिंग। इंटर प्लांटिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ प्लांट्स को साथ साथ उगाना। इसका फायदा ये होगा कि अगर इस प्लांट को पेस्ट लगता है
तो बाकी वाले प्लांट पेस्ट से बच जाएंगे, क्योंकि मेनली जो पेस्ट होते हैं ना, खाने वाले जो जानवर प्लांट को, वो स्पेसिफिक होते हैं। अगर राइस को खाएंगे तो व्हीट को नहीं खाते, अगर व्हीट को खाते हैं तो वो राइस को नहीं खाते। तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करो, इंटर प्लांटिंग करो, यानी मुख्तलिफ प्लांट को साथ उगाओ। अगर पूरी फील्ड में एक ही क्रॉप होगा तो जैसे ही पेस्ट आएगा वो पूरी आपकी जो फील्ड है वो खत्म कर देगा। सो इंटर प्लांटिंग यानी अ प्लांट और क्रॉप टुगेदर विद अनदर प्लांट, उसकी तस्वीर मैंने यहाँ पर दी है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब है बदल बदल के चीजें जो है वो आप उगाओ, यानी एक साल में, एक सीजन में एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं। अगर इस साल आप गर्मियों में गंदम उगा रहे हो, सर्दियों में गंदम उगा रहे हो, तो दूसरे साल आप सर्दियों में गंदम के साथ जो दूसरी चीज थी वो उगा सकते हो। उसकी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हो। एक साल आप गंदम करो, दूसरे साल आप जो है ये फ्लावर्ड पार्ट, जिस तरह सनफ्लावर वगैरह हो गया, वो उगाओ। उस तरह आप तीसरे साल जो है वो पोटैटो वगैरह कहीं पर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओ। ये भी दूसरी फिगर है। एक साल जो है आप इस किस्म की सब्जियां कर रहे हो, गाजर मूली टाइप, दूसरे सीजन में, दूसरे साल जो है वो आप पोटैटो टमाटो कर दो उधर, तीसरे साल जो है वो आप फरियां वगैरह उगाओ, तीसरे साल जो है वो आप कैबेज वगैरह जो है वो वहां पर उगाओ। तो इस तरीके से क्या होगा कि हर आने वाले साल में आपकी फसल नहीं होगी तो नई फसल होगी, तो जो पेस्ट है उसको खाने के लिए हर साल फूड मुहैया नहीं होगा, और इस तरीके से फूड जो है वो पेस्ट जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप रोटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके जरिए से आप उगाते हो मुख्तलिफ टाइप के क्रॉप एक ही एरिया में, इन द सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग सीजन की मुख्तलिफ सीक्वेंस में। इट रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन वन सेट ऑफ न्यूट्रिएंट, पेस्ट एंड वेट प्रेशर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंट पेस्ट एंड वीड्स। और रिजल्टिंग क्या होगा कि आपका पेस्ट जो है इससे वो भी खत्म हो जाएगा, और जो आपका क्रॉप है वो उन पेस्ट से बच जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप अपनी जमीन में ऐसे फसल भी उगाओ जो जमीन के लिए भी बेहतर हो, यानी ऐसे ना उगाओ कि जो सिर्फ जमीन से लेते रहें और जमीन को कुछ देना। उसका एक हल ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बिलोंग टू द लेग्यूमिनस फैमिली। लेग्यूमिनस फैमिली, ये सारे जो जितने भी यहाँ पर आपके सामने पड़ी हुई है ना चीजें, इन सबको आप लेग्यूम कहते हो, यानी लेग्यूम में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा होती है। तो ऐसे प्लांट पैदा करने से क्या होगा कि इन प्लांट की रूट्स में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो आपका जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरह के प्लांट भी जो है वो आप उगाएं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर यहाँ पर आप